नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का और बात उस दौर की जब काका फिल्में छोड़कर सियासत में कदम रख रहे थे। साल 1974 में एक फिल्म आई राजेश खन्ना की, आपकी कसम, और इस फिल्म में एक गीत है जिसके बोल हैं, और ये बोल राजेश खन्ना की जिंदगी के, असल जिंदगी के बहुत करीब हैं। सुबह आती है, रात जाती है, वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात, सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आपकी कसम का ये गीत है, और इस गीत का हर एक बोल, हर एक शब्द राजेश खन्ना की यूं लगता है जैसे निजी जिंदगी पर आधारित हो। खैर, किस्सा राजेश खन्ना की सियासत के दिनों का है। एक बार उनसे एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। राजेश खन्ना ने जवाब दिया, मैं इस देश पर रोमानी अंदाज में राज करता। फिल्म स्टार राजेश खन्ना ने कांग्रेस आई प्रत्याशी के रूप में नई दिल्ली लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन भर दिया। 26 अप्रैल 1991 को अंग्रेजी के प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में दूरदर्शन की मशहूर न्यूज़ रीडर उषा एल्बुकर्क ने यह खास खबर दी। एक एक्टर की जिंदगी में शुक्रवार बेहद अहम होता है क्योंकि इस दिन उसकी फिल्में रिलीज होती हैं। 26 अप्रैल भी एक शुक्रवार ही था जो राजेश खन्ना की जिंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आया था। कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो उनका स्टार कैंपेनर बन सके और जरूरत पड़ने पर चुनाव भी लड़ सके। सोनिया गांधी की जीवनी लिखने वाले पत्रकार रशीद किदवई बताते हैं कि राजीव गांधी को जस्तजू रहती थी कि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग सोच वाले नए लोग उनकी पार्टी में आए। उनका मानना था कि सिर्फ नेता ही इलेक्शन न लड़ें। राजीव गांधी का आउटलुक बहुत पॉजिटिव था। राजेश खन्ना उनकी सोच में कहीं ना कहीं फिट बैठते थे। वो एक ही पीढ़ी के लोग थे, दोनों की ट्यूनिंग अच्छी थी। दिल्ली में राजेश खन्ना की मुलाकात छात्र नेता भूपेश रसीन से हुई थी। भूपेश राजेश खन्ना के बड़े फैन रहे और भूपेश ही वो शख्स हैं जो राजेश खन्ना की जिंदगी के आखिरी 20 साल में उनके सबसे ज्यादा करीब रहे। वो उनके दोस्त, सलाहकार और छोटे भाई की तरह बन गए थे। राजनीति में राजेश खन्ना के सफर, राजनीति छोड़ने के बाद का समय और फिर लंबी बीमारी के बाद उनके निधन तक के हर दौर के गवाह भूपेश रसीन रहे। पेशे से बिजनेसमैन भूपेश खुद भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित उनके ऑफिस में आज भी राजेश खन्ना की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं। राजेश खन्ना की यादें बांटते हुए भूपेश उन्हीं दिनों में खो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम भाई ही लगते थे। मेरे और काका के पिता लाहौर से थे, हम काफ़ी क्लोज हो गए थे। ज़्यादातर काका जी मेरे साथ ही ट्रैवल करते थे। कांग्रेस पार्टी में काका जी का जुड़ाव संजय गांधी के समय से था। संजय गांधी से उनकी ज़्यादा दोस्ती थी, लेकिन फिर राजीव गांधी के भी करीब आए। काका जी राजीव गांधी से कहते थे कि आप तो इतने हैंडसम हो कि सुपरस्टार लगते हो। जवाब में राजीव गांधी मुस्कुराकर उनसे कहते थे, मैं आपका फ़ैन हूँ, असली सुपरस्टार तो आप हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व पॉलिटिकल एडिटर पंकज वोहरा बताते हैं कि इस लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस में अंबिका सोनी के नाम पर राय बन चुकी थी। ये एक पंजाबी बाहुल्य वाला इलाका है और इसके बाद आर के धवन और ब्रजमोहन धामा ने राजीव गांधी को राजेश खन्ना के नाम पर विचार करने की सलाह दी। राजीव गांधी मान गए। इस सीट पर राजेश खन्ना का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी से था। राजेश खन्ना के पास सोचने का समय बेहद कम था। अगला दिन नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन था। उन दिनों पत्रकार नीना अरोड़ा से बात करते हुए राजेश खन्ना ने कहा था, मैंने इस बारे में गहराई से सोचा, लेकिन तुम तो मुझे जानती ही हो, जब मुझे फैसला करना होता है तो मैं रातों रात ही कर लेता हूं। मुझे वाकई लगता है कि सिर्फ कांग्रेस ही देश की स्थिरता देश को दे सकती है। राजेश खन्ना की जिंदगी के सभी अहम फैसले शायद रातों रात ही हुआ करते थे। राम जन्मभूमि आंदोलन के माहौल में
आडवाणी का राजनीतिक कद बढ़ गया था। राजेश खन्ना के करीबी लोग इस बात से परेशान थे कि आडवाणी के मुकाबले राजेश खन्ना का जीतना असंभव है। उनका मानना था कि कांग्रेस पार्टी उन्हें बलि का बकरा बना रही है, मगर राजेश खन्ना की सोच बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि वो छोटे मोटे मुकाबले होते हैं उसके लिए तो बने ही नहीं हैं, और राजीव गांधी ने इतने बड़े प्रतिद्वंदी के सामने चुनाव में खड़ा करके उन्हें इज्जत बख्शी है। लाल कृष्ण आडवाणी से मुकाबले के बारे में जब राजेश खन्ना से सवाल पूछा गया तो वो बड़े यकीन से बोले, आडवाणी जी अभी अभी गांधीनगर पहुंचे हैं अपना दूसरा नॉमिनेशन भरने के लिए। साफ जाहिर होता है कि उन्हें नई दिल्ली के वोटरों में यकीन नहीं है। ये बयान देते हुए राजेश खन्ना कुछ इस तरह उत्साहित थे जैसे उन्हें किसी नई फिल्म में नेता का रोल मिला है, और वो पूरी शिद्दत और गंभीरता से उस किरदार की तैयारी में जुटे हैं। फर्क ये था कि फिल्म की शूटिंग में शॉट्स को अच्छा बनाने के लिए एक्टर कई रिटेक दे सकता है। राजनीति में आमतौर पर रिटेक्स नहीं मिलते, यहां तो या तो मौका मिलता है या नहीं मिलता, या तो जीत मिलती है या नहीं मिलती। ये इंटरव्यू राजेश खन्ना ने नीना अरोड़ा को तब दिया था जब वो नई दिल्ली से अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करके वापस बंबई पहुंचे थे। नीना उनसे मिलने उनके ऑफिस में गई थी। इंटरव्यू के साथ छपे उनके अपने लेख में नीना ने राजेश खन्ना के उत्साह और उनके ऑफिस की चहल पहल वाले नज़ारे को बखूबी बयां किया। बांद्रा का उनका ऑफिस उन्हें बधाई देने आए लोगों से भरा हुआ था। पिछले कई साल से इस ऑफिस ने इतनी चहल पहल नहीं देखी थी, और इन सब की मेजबान बनी हुई थी अंजू महेंद्रू, जो एक जमाने में राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड थी। नई पारी के जोश से राजेश खन्ना का चेहरा दमक रहा था। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतना इतना आसान नहीं होने वाला। आप वहां से चुनाव लड़ने के लिए क्यों तैयार हो गए? नीना के इस सवाल पर राजेश खन्ना चुप रहे और जवाब देने की बजाय अपने नजर के चश्मे के फ्रेम से खेलने लगे। नीना के मुताबिक ये राजेश खन्ना के किसी सवाल को अनसुना करने की पुरानी ट्रिक थी। अगर सवाल पूछने वाला फिर भी ना समझ पाए तो वो उसे नजरअंदाज कर देते थे। मगर मैं जानती थी कि ये एरोगेंस दरअसल राजेश खन्ना के अंदर छुपे बच्चे का डिफेंस मैकेनिज्म है। उस दिन वो बच्चा बेहद उत्साहित था और बहुत ज्यादा नर्वस भी। किसी मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह राजेश खन्ना ने गंभीर होकर कहा था, राजनीति एक बिल्कुल अलग विधा है, ये फिल्मों की तरह नहीं है। मगर उनकी इस बात पर अंजू महेंद्रू ने उन्हें छेड़ा। वो मुस्कुराते हुए बोली, काका जी मेरी ख्वाहिश है कि हम सब दिल्ली की 45 डिग्री वाली सख्त गर्मियों में आपको चुनाव प्रचार करते हुए देखें। यहां तो आपका एक एयर कंडीशनर खराब हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। ये बात सुनकर राजेश खन्ना समेत वहां मौजूद सब लोग हंस पड़े। जाहिर है सबके जहन में ये सवाल तो था ही कि सुपरस्टार अपने सारे नाज नखरे छोड़कर कैसे राजनीति की मुश्किल डगर पर चल पाएंगे। उस रोज राजेश खन्ना के दफ्तर के माहौल में एक अजीब सा जोश था। हर कोई राजेश खन्ना की नई पारी के बारे में चर्चा कर रहा था। राजनीति उन्हें रास आएगी या नहीं, वो चुनाव जीतेंगे या हार कर वापस आ जाएंगे, लोग उन्हें इस नए रोल में पसंद करेंगे या नहीं। ये पूरा मंजर आराधना की रिलीज से एक दिन पहले वाले माहौल की याद दिला रहा था। उस समय भी ऐसे ही सवालों ने राजेश खन्ना को घेरा हुआ था। राजनीति उनके लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई आराधना। नई दिल्ली में वो 1991 की एक अंधेरी रात थी। हिंदुस्तान टाइम्स में काम करने वाली पत्रकार गार्गी परसाई गहरी नींद में सोई हुई थी। उनका घर इंडिया गेट के करीब पंडारा रोड इलाके में था। अचानक से फोन की घंटी की आवाज से गार्गी हड़बड़ा कर उठ गई। पास की मेज पर रखी घड़ी पर नजर पड़ी तो देखा देर रात 1 बजे का वक्त हुआ था। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। गार्गी ने जैसे ही फोन का रिसीवर उठाया दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मैं राजेश बोल रहा हूं। आधी नींद में ही गार्गी ने पूछा, कौन राजेश? राजेश खन्ना। आजकल गार्गी द हिंदू अखबार में काम करती हैं और लगभग 2 दशक पहले आए उस 2-3 दशक पहले आए उस फोन कॉल को याद करते हुए वो आज भी हंस पड़ती हैं कि कैसे फोन पर राजेश खन्ना का नाम सुनते ही उनकी नींद फुर हो गई थी।
उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, शायद उन्होंने ड्रिंक्स लिए हुए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने उनसे कहा, इतनी रात को? क्या हुआ, बोलिए। इसके बाद तो राजेश खन्ना किसी बच्चे की तरह शिकायत के अंदाज में आ गए। वो बोले, आप लोग दिल्ली की प्रेस मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। मैं बॉम्बे से आया हूं, मुझे यहां कदम जमाने हैं, मगर आप लोग मदद ही नहीं कर रहे हो। मैं जानता हूं कि मैं फर्स्ट टाइमर हूं, मगर मुझे एक मौका तो दीजिए। आप मौका नहीं दे रहे मुझे। गार्गी बताती हैं कि राजेश खन्ना बोले ही जा रहे थे। उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि किसी अनजान शख्स के घर फोन करने के लिए यह वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं है। गार्गी ने उन्हें बहुत समझाया कि उनका सोचना सही नहीं है। दिल्ली की प्रेस उन्हें और आडवाणी को बराबर कवरेज दे रही है, मगर राजेश खन्ना कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। अपनी धुन में वो लगातार बोले जा रहे थे। मुझे मालूम है कि आडवाणी जी बड़े नेता हैं और मैं पॉलिटिक्स में नया हूं, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। अगर मुझे मीडिया का साथ मिला तो मैं जीत सकता हूं। शराब के नशे में राजेश खन्ना बहुत देर तक गार्गी परसाई से ऐसी ही बातें दोहराते रहे। जब उनकी फोन कॉल खत्म हुई तो गार्गी की नींद भाग चुकी थी। वो कहती है कि उन लम्हों में मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे उस सुपरस्टार ने कॉल किया था जिसकी एक मुस्कान पर किसी जमाने में लड़कियां अपनी जान देने को तैयार रहती थीं। गार्गी मुस्कुराते हुए उन दिनों को याद करती है। सुबह तक शायद राजेश खन्ना को अंदाजा हो गया था कि इतनी रात को गार्गी को फोन करना शायद उनकी गलती थी। उनके सेक्रेटरी ने गार्गी परसाई को फोन करके उनकी तरफ से माफी मांगी और कहा, मैडम आप समझ सकती हैं ना। मुंबई की फिल्म मीडिया में राजेश खन्ना सालों तक हेडलाइंस बनाते रहे थे, मगर अब मामला सियासत के अखाड़े का था और यहां राजेश खन्ना नए खिलाड़ी थे। जाहिर है उनकी राजनीतिक छवि आडवाणी के मुकाबले छोटी थी। दिल्ली के पत्रकारों से भी उनकी बातचीत अभी ज्यादा नहीं हुई थी। पंकज वोहरा बताते हैं कि मैं उस जमाने में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी जनरल हुआ करता था और मैंने राजेश खन्ना को दिल्ली के मीडिया से मिलाने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन करवाया। वो सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर अपने खास अंदाज में प्रेस क्लब में दाखिल हुए। उनके साथ दिल्ली में उनके करीबी रहे ज्योतिषी भरत उपमन्यु भी थे। शुरुआत में राजेश खन्ना दिल्ली के सोम विहार इलाके में रहते थे, मगर कुछ समय के बाद वो वसंत कुंज में अपने दोस्त नरेश जुनेजा के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। जब राजेश खन्ना ने अपना चुनाव प्रचार खत शुरू किया तो ये बात साफ हो गई कि राजीव गांधी ने सोच समझ कर ही उन्हें मैदान में उतारा था। उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ जुटने लगी। राजेश खन्ना के चेहरे से स्टारडम छलकता था और खासतौर पर महिलाएं भारी तादाद में उनकी रैलियों में नजर आती थी। गार्गी परसाई ने राजेश खन्ना के चुनाव अभियान को कवर किया था। गार्गी बताती हैं कि वो ग्लैमर की दुनिया से आए थे और इसका असर ये था कि अपनी शुरुआती चुनावी सभाओं में वो कई खूबसूरत महिलाओं के साथ आते थे। ये महिलाएं उन्हीं की तरह सफेद कपड़े पहनती थीं। राजेश खन्ना ने उन्हें खासतौर पर बंबई से बुलवाया था। ये बिल्कुल साफ था कि काका को दिल्ली के राजनीतिक कल्चर और यहाँ की चुनावी सभाओं के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। वो लंबे भाषण नहीं देते थे, बहुत कम बोलते, लेकिन इतनी ही देर में वो लोगों पर जादू चला देते थे। गार्गी उन दिनों को याद करते हुए बताती हैं। भूपेश रसीन याद करते हैं कि काका जी का चार्म तो कमाल का था। एक स्माइल देते थे तो लोग तालियां बजाने लगते थे। अपने भाषण की लाइनें या शेर लिखने में वो अक्सर आनंद बख्शी की मदद भी लिया करते थे। खास बात यह है कि अपने चुनावी प्रतिद्वंदी लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। राजेश का चुनावी कैंपेन कवर करने वाले एक पत्रकार बताते हैं कि गोल मार्केट की एक चुनावी रैली में भीड़ ने उनसे अमर प्रेम का हिट डायलॉग पुष्पा आई हेट टीयर्स सुनने की फरमाइश कर दी। राजेश खन्ना ने फौरन अपने खास अंदाज में पलके झपकाते हुए कहा, इस भीड़ में जितनी पुष्पा हैं और जितनी महिलाएं हैं उनके आंसू पोंछूंगा मैं, क्योंकि पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। उस पल तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी सभा गूंज उठी थी। उनके चुनावी क्षेत्र में लोगों की क्या समस्याएं थीं, चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या थे, इन बातों की जानकारी शायद उन्हें नहीं थी, लेकिन भीड़ और तालियां बटोरने के जिस मकसद से कांग्रेस ने उन्हें चुनाव में उतारा था, वो मकसद उन्होंने बखूबी पूरा कर लिया था। प्रचार के अंतिम चरण में राजेश खन्ना के लिए प्रचार करने पत्नी डिंपल और बेटी ट्विंकल भी आ गई। राजेश खन्ना ने डिंपल और ट्विंकल के साथ
बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की। वहाँ मौजूद एक पत्रकार बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि डिम्पल उनके कहने पर आ तो गई थीं, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो काफ़ी असहज नजर आईं। उनकी मुस्कान भी फीकी सी थी, मगर ट्विंकल में अपने पिता वाली बात थी। उन्होंने कई सवालों के जवाब मुस्कुरा कर दिए और अपने पिता को जिताने के लिए लोगों से अपील भी की। पंकज वोरा बताते हैं कि इस दौर में भी हर शाम राजेश खन्ना की महफिलें यूं ही सजती रहीं और यहाँ स्टार वाले नखरे पूरी तरह दिखाई दे जाते थे। बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। उनकी बैठकों में खास उनके चमचे होते थे। फिर मजाक मजाक में राजेश खन्ना अपने चमचों की खिंचाई कर देते थे। अगर कोई उन्हें पलटकर जवाब दे दे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने देखा एक बार नशे में उन्होंने एक शख्स को थप्पड़ तक मार दिया। वो अजीब तरह के तुनक मिजाज इंसान थे। पंकज वोरा उन दिनों को याद करते हुए बताते हैं। गार्गी परसाई राजेश खन्ना से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाती हैं। उन दिनों गार्गी को राजेश खन्ना का चुनाव प्रचार करने के लिए जाना जाता था और गार्गी बताती हैं कि उनके कमरे तक पहुंचना भी काफ़ी मेहनत का काम था। उनके घर के बाहर लॉन में एक शामियाना लगा होता था। वहाँ से आगे एक बरामदा था जिससे होते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचते थे। इस बड़े हॉल को पार करके उनका कमरा था। अब तक राजेश खन्ना की गार्गी से अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। उस दिन जब मैं इंटरव्यू के लिए उनसे मिलने पहुंची तो वो किसी चुनावी सभा के लिए निकलने ही वाले थे। कुर्ता पैजामा पहनकर वो तैयार खड़े थे। इससे पहले कि गार्गी राजेश खन्ना से कुछ कहती, अचानक उन्हें न जाने क्या हुआ कि वो हाथ उठाकर गार्गी को अपना कुर्ता दिखाने लगे। देखो मेरा कुर्ता फट रहा है, राजेश खन्ना ने किसी बच्चे की तरह शिकायत भरे अंदाज में कहा। गार्गी ने हंसकर जवाब दिया, तो आप इसे सिलवा क्यों नहीं लेते या नया कुर्ता ले लीजिए, आपके पास तो इतने सारे लोग हैं, कोई भी ले आएगा। गार्गी बताती हैं कि न जाने क्या हुआ, ये बात सुनकर वो अचानक खामोश हो गए। कुछ पल के लिए जैसे कहीं खो गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उनके पास कोई जवाब था ही नहीं, या शायद इस पल में उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास हुआ था। गार्गी याद करती हैं, उस एक पल में मुझे अंदाजा हुआ कि इतने लोगों से घिरे होने के बावजूद वो कितने अकेले हैं और शायद अपने इस अकेलेपन को किसी के सामने स्वीकार भी नहीं करना चाहते। वो बड़ा ही मर्मस्पर्शी पल था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।